हेलो, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला चैप्टर खत्म हो गया अपना। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बड़ा चैप्टर खत्म हो गया, ये थोड़ा सा उससे छोटा है पिछले वाले चैप्टर से, लेकिन काफी बड़ा चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से आपको कुछ पता चल रहा है, दो वर्ड से मिलकर बनाई ना, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम चार्ज की वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो उसके रेस्ट की वजह से शो करता है। जब चार्ज मूविंग हो जाएगा, चलने लग जाएगा, तो कुछ और प्रॉपर्टी भी शो करने लग जाता है। वो फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में आएंगे। जैसे चार्ज को मूव कराएंगे, तो चार्ज किस रेट से मूव कर रहा है, किस रेट से फ्लो हो रहा है, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और जब चार्ज मूव करने लगता है तो और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करने लग जाता है। वो सब आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे ही रहेगा, और चार्ज रेस्ट की वजह से क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है। प्रॉपर्टी मतलब अपने आसपास जो रीजन है उसमें एक खास टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज के रेस्ट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है आसपास, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। लेकिन जब चार्ज चलने लग जाएगा, मोशन में होगा, मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक और प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स अलग आएंगे। अभी ये ऐसा समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसलिए रखा गया कि चार्ज के रेस्ट की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है आसपास, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ और चीज आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, तो वो सब इस चैप्टर में कवर होगा। जब मूव करने लग जाएगा तो एक और प्रॉपर्टी शो करेगा, एक और फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो वो आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, तो चार्ज एट रेस्ट जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे पहला पॉइंट जो हमें इसमें समझना चाहिए वो चार्ज ही समझना चाहिए। चार्ज को ही डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज चार्ज, सर सबसे पहली डेफिनेशन। हाँ सर हाँ, थोड़ा निकल गया है। नहीं कुछ नहीं छूटा, अभी स्टार्ट ही हो रहा है। पहली डेफिनेशन ये, ठीक है, यस सर। बस क्लास स्टार्ट ही हुई है। तो सबसे पहली डेफिनेशन, क्योंकि इसमें चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम में ही चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो चार्ज को डिफाइन अगर करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई कुछ बता सकता है इसके बारे में? व्हाट इज चार्ज? सुना हो कभी? कैसे डिफाइन किया जाए? हम्म, किसी ने बोला है कुछ? सर हेलो, जो चार्ज ना, Charge is a property of material.
by which it can attract or repel other object or material. अट्रैक्ट और रिपेल। सर ऐसे भी तो चलो। कह सकते हैं, चार्ज हम्म, प्रोड्यूस करता है एक फील्ड को। हाँ, दोनों बातों का मतलब लगभग लगभग एक ही है। ठीक है, जो इन दोनों लोगों ने जो बात की है, कही है जो लगभग लगभग एक जैसी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करके अगर कहेंगे तो चार्ज किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपने आसपास एक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। पहला स्टेप ये है, फील्ड प्रोड्यूस करे। उस फील्ड में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से उसने फील्ड प्रोड्यूस की अपने आसपास, उस फील्ड का नाम तो रख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड के अंदर किसी दूसरी बॉडी को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाया जाएगा तो वो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। और वो फोर्स दोनों तरह का होगा, जानते हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। तो उस फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम चार्ज को बेसिक लेवल पर डिफाइन कर सकते हैं। तो लिखें जरा, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, charge is the property of any object by which it produces by which it produces a field surrounding itself, produces a field surrounding itself called electric field. सर एक बार रिपीट कर देंगे, वो साउंड क्लियर नहीं आया। Charge is the property of any object by which it produces a field surrounding itself, produces a field बाय surrounding itself called electric field. फुल स्टॉप लगाएंगे। in this field any other object in this field any other object experiences a force in this field any other object experiences a force called electric force. In this field any other object experiences a force called electric force. तो कुल मिला के बात यह है कि इस चार्ज की पूरी डेफिनेशन में दो खास बातें आ रही हैं, एक फील्ड और एक फोर्स। यानी चार्ज जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर चार्ज है, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट ने अपने आसपास, अपने सराउंडिंग ये खास टाइप की फील्ड प्रोड्यूस कर रखी है, एक रीजन प्रोड्यूस कर रखा है खास टाइप का, जिसे हम फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया है इसे। उस फील्ड में अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो उस पर फोर्स लग जाएगा। ठीक है, और उस फोर्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज की डेफिनेशन में जैसे दो खास टर्म्स आ रहे हैं, एक फील्ड और एक फोर्स, तो ये पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमेगा, फोर्स और फील्ड। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, कितनी फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फील्ड से रिलेटेड कुछ और चीजें आएंगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज की बॉडीज की फील्ड क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगी, इस तरह से ये चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चार्ज को अगर बेसिक लेवल पर डिफाइन करें तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नाम दिया गया, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एलिमेंट्री लेवल पर अगर देखें, बिल्कुल बेसिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, तो हर एटम तीन बेसिक पार्टिकल से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, तीन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो बताइए इन तीनों में से कौन से पार्टिकल के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन।
ठीक है। तो न्यूट्रॉन के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, यानी न्यूट्रॉन अपने आसपास इस तरह की फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है, और उसके अंदर दूसरा चार्ज अगर ला के रखेंगे तो उसका फोर्स भी नहीं लगेगा। बाकी दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन पे ये वाली प्रॉपर्टी है, और इलेक्ट्रॉन पे भी है, यानी प्रोटॉन अपने आसपास इस तरह की फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसमें। और इलेक्ट्रॉन भी इस तरह की फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है अपने आसपास, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। ठीक है। अब जैसे ये चार्ज की डेफिनेशन है, बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल ऐसी ही मास की डेफिनेशन भी बनती है। मास को भी बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन किया जाता है। मास जैसे अभी इसके साथ ही, जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसके तुरंत बाद एक चैप्टर पढ़ते हैं हम, वो उसमें बस चार्ज की जगह पे मास, यानी चार्ज मास से रिप्लेस हो जाता है, और बाकी सब एक जैसा चैप्टर होता है, यानी साथ में दो चैप्टर चलते हैं अपने ये मामले में, एक तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक ग्रेविटेशन है। तो वो 11th का टॉपिक, लेकिन 11th में वो हमने इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने के तुरंत बाद उसे पढ़ते हैं और वो आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि इन दोनों में बस चीजें एक जैसी ही रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे चार्ज, यहाँ पे चार्ज आ रहा है, ग्रेविटेशन में चार्ज की जगह पे मास आ जाएगा, और मास को बिल्कुल ऐसे डिफाइन करेंगे। मास की डेफिनेशन होगी, मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट प्रोड्यूसेस ए फील्ड सराउंडिंग इटसेल्फ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वहाँ फील्ड का नाम हो जाए ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर इन दिस फील्ड एनी अदर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो ये चार्ज और मास दोनों प्रॉपर्टी हैं। तो बताइए, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों के पास मास वाली प्रॉपर्टी तो तीनों के पास है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड तो अपने आसपास न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है, प्रोटॉन भी, मास तीनों के पास है। लेकिन ये चार्ज वाली जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है, वो न्यूट्रॉन के पास नहीं। ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन के पास मास वाली प्रॉपर्टी जरूर है। तो मास को अभी यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इसका नंबर आएगा। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये चार्ज से शुरुआत हो रही है और मास से शुरुआत हो रही है। बस फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड बदल के ग्रेविटेशन फील्ड हो जाएगा, फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फोर्स बदल के ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। उसी तरह के फॉर्मूले बनेंगे, पूरा चैप्टर लगभग ऐसा समझो कि दो चैप्टर एक साथ चले। ठीक है। बस नाम रिप्लेस कर करके हम वो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये देखो, चार्ज को हमने डिफाइन कर दिया, और बेसिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे हमने देखा कि न्यूट्रॉन के पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों पे है ये प्रॉपर्टी। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। Positive. और इलेक्ट्रॉन पे, हाँ, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। Negative. ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऐसा है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वैसे सीधे तो डायरेक्ट तो नजर नहीं आते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो क्या ये सच है कि न्यूट्रॉन पे तो जीरो लिखा होता है, कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पे प्लस साइन लगा होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस साइन, भगवान जी ने लगा के भेजे हैं? नो ऐसा सर। है क्या? No, sir. नो सर। नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हैं प्रोटॉन को पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव? ऐसा क्या सर है? अगर अगर पॉजिटिव चार्ज को उनके पास ले, प्रोटॉन के पास ले जाएंगे तो वो सर वो रिपल करेंगे, और अगर नेगेटिव को ले जाएंगे तो, प्रोटॉन के पास तो वो अट्रैक्ट करेगा। उससे डिटेक्ट किया तो जाता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव। ये क्या मतलब है? नेगेटिव मान लोगे तो भी ऐसा ही होगा, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब तो सवाल समझ में नहीं आया। सवाल मेरा ये है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ से डिसाइड हुआ? हम्म? अब ये मत कहना Cathode कि and anode. प्रोटॉन है, कुछ लोग कह रहे हैं लाइक चार्जेज अट्रैक्ट, रिपेल करते हैं, अनलाइक जो है अट्रैक्ट करते हैं।
तो मैं ये सर अपन प्रोटॉन ने को माना है नेगेटिव कि मानूं। एक पे हाँ, नेगेटिव क्या एक पे माना? पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव है एक अच्छा, पे पॉजिटिव, क्यों ऐसा क्यों माना? दोनों पे पॉजिटिव क्यों नहीं माना? दोनों पे नेगेटिव क्योंकि क्यों वो नहीं माना? अट्रैक्ट करते हैं तो उन पे अपोजिट चार्ज होगा एक तो दूसरे हम को। ये कह दे, तो फिर तो ये कह देते कि एक जैसा चार्ज है तो अट्रैक्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट भी तो बोल सकते थे। जब ये चीज मानी है हमने कि एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम दोनों पे पॉजिटिव मान लेते और कह देते कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा स्टेटमेंट बना देते शुरू में, उसमें क्या बुराई थी? समझ पा रहे हो मैं क्या आपके जवाब पे क्या क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ? दिलीप, सर प्रोटॉन पॉजिटिव फील होना था होगा, पॉजिटिव फील्ड का मतलब अट्रैक्टिव इन नेचर। ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। अट्रैक्टिव नेचर हो गया तो पॉजिटिव फील्ड, ऐसा क्या मतलब? ऐसा तो कोई रूल नहीं है। फील्ड का पॉजिटिव होने का क्या मीनिंग है? वो मीनिंग थोड़ा सा अगर बताएं, थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि आंसर पे काफी क्लोज है। ये तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। सर उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन तो कुछ बोला किसी ने? हाँ, फील्ड की डायरेक्शन, बिल्कुल सही, शाबाश। ये बिल्कुल सही जवाब मिला है। देखो, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव जो डिसाइड हुए हैं वो तो ठीक है, एजम्पशन है। हमने पॉजिटिव प्रोटॉन पे मान लिया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे मान लिया, और सब लोगों ने ऐसे ही डिसाइड कर लिया। तो ये तो एजम्पशन है, लेकिन दोनों पे एक जैसा क्यों नहीं? वो देखो यहाँ ऐसे पता चलेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ प्रोटॉन स्पेस में यहाँ पे एक प्रोटॉन रखा, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन के आसपास वाली जो रीजन है, सिर्फ एक प्रोटॉन रखा, और आसपास वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की। तो अभी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के तरीके भी बनेंगे आगे चल के। तो उन्हीं तरीकों से, जैसे ये प्रोटॉन है, इस जगह पर रख दिया और यहाँ से सर्टेन डिस्टेंस पर जाके किसी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर सर्टेन डायरेक्शन आई और कुछ वैल्यू। अब फिर हमने इस प्रोटॉन को हटा के यहाँ रख दिया इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये रिप्लेसमेंट किया, इलेक्ट्रॉन रख दिया, और फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी की उसी जगह पर, बिल्कुल सेम पॉइंट पर। तो अब हमने देखा कि इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा था, बिल्कुल उसी मैग्नीट्यूड की है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। प्रोटॉन अगर उधर प्रोड्यूस कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन इधर की, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब तो सर डायरेक्शन अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी में जब डायरेक्शन की बात आती है तो वहां नेगेटिव लगा जाता है ना। नेगेटिव वेक्टर में नेगेटिव का क्या मतलब होता है? Opposite direction. Opposite direction. अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखो, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन एजम्पशन होता है। जैसे कोई कहे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। कोई कहे नहीं, मैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानूंगा, तो अपवर्ड नेगेटिव हो जाएगी। कोई कहे ईस्ट को पॉजिटिव मान लो, तो वेस्ट नेगेटिव हो जाएगी। कोई कहे वेस्ट को पॉजिटिव मान रहे हो, तो ईस्ट नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन पॉइंट पर कैलकुलेट की और उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा मिला, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो किसी एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरा नेगेटिव। अब ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ लोग पॉजिटिव मान लें, कुछ लोग नेगेटिव, और प्रोटॉन की कुछ लोग नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो इसके लिए फिर सबने सलाह की कि प्रोटॉन वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मान लो सब लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन वाली जाएगी उसे नेगेटिव मान लो। ये एक एजम्पशन है। अगर सब लोग पहले ये सहमति दे देते कि भाई इलेक्ट्रॉन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मान लो, तो आजकल हम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मान रहे होते, प्रोटॉन को नेगेटिव मान रहे होते। ये तो ठीक है कि एजम्पशन है, लेकिन एजम्पशन ऐसा नहीं है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक ही आ जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर तो हम दोनों को पॉजिटिव मान सकते थे या दोनों को नेगेटिव। अब डायरेक्शन अपोजिट आ रही हैं तो किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा और किसी एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये डायरेक्शन का ही गेम है यहाँ, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का।
तो इसलिए आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो यूज भी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिया जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का एक जैसा है, लेकिन डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से उनको साइन अपोजिट दिया गया है। प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज साइन दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अब क्योंकि क्योंकि जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब एटम से मिलके बनते हैं और एटम्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनते हैं। तो उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो न्यूट्रॉन की जो है, ये जो चार्ज की स्टडी में न्यूट्रॉन्स का तो कोई रोल है नहीं, उनके पास तो कोई भी चार्ज नहीं, वो तो न्यूट्रल है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का रोल होगा। ठीक है, और इन पे चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एज्यूम करके चल रहे हैं, वो प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो एलिमेंट्री चार्ज जो होगा, एलिमेंट्री बेसिक चार्ज, वो यही चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लिख सकते हो एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री मतलब सबसे बेसिक वाला, इज इक्वल टू ई, और जिसको हम +/-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसकी वैल्यू। दिस इज एलिमेंट्री चार्ज। प्रोटॉन का कह सकते हो या इलेक्ट्रॉन का। बेसिक चार्ज, बेसिक पार्टिकल्स जिनकी वजह से चार्ज हो सकता है वो ये है। लेकिन इसमें भी देखो, प्रोटॉन का हो सकता है एलिमेंट्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक जैसे ही है, साइन उनके अपोजिट है। अब इनमें भी ये जो इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा क्यों है? तो दोनों ही एलिमेंट्री, प्रोटॉन का भी और इलेक्ट्रॉन का, एक जैसे हैं दोनों मैग्नीट्यूड में, साइन में ही बस अपोजिट है। लेकिन फिर मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ऐसा क्यों? इसका जवाब है किसी के पास? सर इलेक्ट्रॉन हैवी मास। नहीं, ये तो उल्टा बोल रहे हो, ये तो उल्टा बोला जा रहा है, ये तो सर अनर्थ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन सॉरी सर। एटम की बाहर वाली साइड में होते हैं। हाँ, एक जवाब आया है, कुछ आधा अधूरा सा सही आया है। देखो, जब हमें किसी बॉडी को, जैसे आप जानते हैं जनरली जो एटम होता है, एटम की बात कर रहा हूँ, आयन की बात नहीं कर रहा। एटम जो होता है वो ज्योग्राफिकल जो होता है हाँ, दिव्यांश बोल रहा है कुछ, क्या बोला? सर, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो सर ज्योग्राफिकल वो होते हैं ना सर, नॉर्थ को साउथ पोल, वो सर इलेक्ट्रॉन के इधर रिपेल होते हैं सर। उससे क्या लेना देना यार इसमें, ये तो बहुत आगे की कहानी बोल रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। देखो, जैसे जनरली जो एटम होता है उसके अंदर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाता है न्यूट्रल, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो एटम हो गया न्यूट्रल। तो अगर किसी सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब न्यूट्रल हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन, तो उस सब्सटेंस को हम कह देंगे नेट चार्ज 0। उसे अनचार्ज बॉडी कहा जा सकता है, अनचार्ज। ठीक है, अगर हमें किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, तो चार्ज करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जो संख्या है उसको अनइक्वल करना पड़ेगा। या तो हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या प्रोटॉन बढ़ाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया किसी बॉडी के अंदर तो उस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन अगर ज्यादा कर दिया इलेक्ट्रॉन से तो नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के ये तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की संख्या को डिफरेंट कर देंगे अपन। जनरली अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर है तो उस बॉडी को, उस सब्सटेंस को कह देंगे हम न्यूट्रल। उस पर अनचार्ज कह दिया जाएगा, उस पर टोटल चार्ज 0 है, उस पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव। लेकिन अगर हमें उसे पॉजिटिवली चार्ज करना है सपोज उस बॉडी को, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अपने आप प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, या फिर प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल दें तो भी प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में से कौन सा काम आसान है?
इलेक्ट्रॉन निकालने में। इलेक्ट्रॉन निकालना। हाँ, प्रोटॉन्स डालना या प्रोटॉन्स को बाहर निकालना, ये काम लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उससे बंधे होते हैं, तो उनको ब्रेक करना इम्पॉसिबल काम है ये मान लो। तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन निकालना या उसके अंदर प्रोटॉन डालना, ये काम इम्पॉसिबल है। तो अपन प्रोटॉन को इधर उधर नहीं कर सकते, हमें इलेक्ट्रॉन को ही करना पड़ेगा। अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। तो जो मूवमेंट होने वाला है वो होना है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर जो एलिमेंट्री चार्ज है वो कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स की ही चर्चा ज़्यादा होने वाली है, प्रोटॉन्स की चर्चा तो बहुत कम करेंगे। प्रोटॉन तो ये मान लो कि किसी बड़े, अब उसमें न्यूक्लियस के अंदर कहीं पड़े हैं शांत, यानी कोई घर में कोई ऐसा कमरा है अंधेरे में, उसमें कोई आता जाता नहीं, और ताला लगा दिया उसमें, उसमें पड़े हैं शांति से सदियों से, ठीक है, वहां से निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल सा। तो वो उनकी चर्चा बहुत ही कम होने वाली है। इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा ज़्यादा होने वाली है, और इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करके हम बॉडीज को चार्ज अनचार्ज करेंगे या चार्ज को इधर से उधर ले जाएंगे, वो सब काम इलेक्ट्रॉन की हेल्प से होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का जो एलिमेंट्री चार्ज है वो ज़्यादा पॉपुलर है, स्मॉल ई उसका सिंबल होगा, और -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कूलम इसकी चार्ज की यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है। तो ऐसे ये कहानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ तक अगर बात क्लियर होगी कि चार्ज होता क्या है और बेसिक लेवल पर एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, तो फिर अब देखो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो यही है कि किसी बॉडी को जो अनचार्ज है, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर है, उसको अगर हमें चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करना पड़ेगा। और ऐसा करने के हमारे पास जनरली बेसिक लेवल पर 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके। तो अब आप लिखेंगे चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। ये काम जनरली 3 तरीके से किया जाएगा पूरी फिजिक्स में, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। सर वीडियो ब्लर आ रही है। किसी किसी को आ रही होगी जिनका नेटवर्क कमजोर होगा, मेरी साइड से तो दिक्कत है नहीं। किसी को वीडियो सही दिखाई दे रहा है कोई ऐसा स्टूडेंट? योगेश को सही दिखाई नो दे? सर नो वाले भी होंगे कुछ। तो चलो एक बार डिस्कनेक्ट करके मैं दोबारा कनेक्ट करके देख ही लेता हूँ। हेलो, यस यस सर, सही आ रहा है। सर बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो चार्जिंग ऑफ बॉडी, इसका मतलब यही है किसी अनचार्ज बॉडी को जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, उस संख्या को हमें डिफरेंट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा के। नेगेटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे उसमें, पॉजिटिव करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। तो इस प्रोसेस को हमने चार्जिंग ऑफ
बॉडी नाम दिया गया। और ये जनरली 3 मेथड से ये काम होता है, 3 तरीके से। तो पहला मेथड इसका होगा बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करने का जो तरीका होता है उसे बाय फ्रिक्शन कहते हैं। और इसको देखो एक नाम और दे देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करने का जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। देखो इसमें होता क्या है, अच्छा जैसे आप एक चीज जानते होंगे, जनरली 2 तरह के सब्सटेंस आपने सुने होंगे, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स, है ना। कंडक्टर्स उन बॉडीज को कहते हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारी संख्या, इनफाइनाइट संख्या में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब देखो क्या होता है, 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जनरली। एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। फिजिक्स के हिसाब से तो ये कहेंगे कि न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री के हिसाब से इनको कहेंगे जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाए हुए हैं। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग कहेंगे न्यूक्लियस के आसपास जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कुछ होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, या वो बॉन्ड बनाने में काम आ ही नहीं रहे। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं सब्सटेंस के अंदर, तो उस सब्सटेंस को हम रखते हैं कंडक्टर्स की कैटेगरी में, या मेटल्स कह देते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं और कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यानी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो फ्री घूम रहा है, वो सब काम में आ रहे हैं, सब बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ऐसे सब्सटेंस को रखते हैं अपन इंसुलेटर्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे अब आगे एक चैप्टर आएगा अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें पढ़ेंगे भी हम जो कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स कोई करंट सप्लाई करने में काम आ पाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं वो करंट सप्लाई नहीं कर सकते, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। चार्ज एक जगह वो से दूसरी जगह तभी इंसुलेटर जाता है जब चार्ज कैरियर्स हो। वो चार्ज कैरियर्स का काम ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं कंडक्टर्स में। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक सब्सटेंस और होता है जो पढ़ेंगे अपन इसमें 12th क्लास का लगभग लास्ट चैप्टर होता है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये भी सुने होंगे कुछ लोगों ने। सेमीकंडक्टर्स का मतलब ये होता है, ऐसा लग रहा है कि इनकी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की सी स्थिति है कुछ। जैसे कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स मतलब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सारे बॉन्ड बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटने लग जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और जैसे ही बॉन्ड टूटने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन बनना शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना शुरू हो जाता है और उनकी संख्या बढ़ेगी। तो जो इंसुलेटर्स थे लो टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कंडक्टर्स बनते जा रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम रखते हैं सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में, जिनका एक अलग चैप्टर है लगभग लास्ट में, यानी 12th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है वो मान सकते हो आप सेमीकंडक्टर वाला, ठीक है। तो लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी हम, अच्छा इंसुलेटर्स ऐसे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई इंसुलेटर को गर्म कर दो, उनका टेम्परेचर बढ़ा दो, वो भी बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। नहीं, इंसुलेटर्स उस कैटेगरी में रखे गए हैं, तो उनका कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो आप, कभी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जला दो उन्हें, जल जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो उनको हम इंसुलेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और कंडक्टर्स में तो ऑलरेडी हर टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर पहले से ही बहुत सारी संख्या में, इनफाइनाइट संख्या में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई कमी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, सर सुपर जो सुपर कंडक्टर्स तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता, वो आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है। कंडक्टर्स को अगर आइडियल बना दिया जाता है तो वो सुपर कंडक्टर हो जाते हैं। सुपर कंडक्टर बेसिकली ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आइडियल कंसेप्ट। हर चीज आइडियल भी पढ़ते हैं ना अपन, जैसे गैस, आइडियल कोई गैस नहीं होती,
सब रियल होती है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर नाम लेते हैं लोग, लेकिन वो कंडक्टर्स को ही थोड़ा बेहतर बना देते हैं, तो वही सुपर कंडक्टर। कैसे बेहतर बना देते हैं वो अपन करंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस कम करते जाएं उनका, और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर दें। ऐसा कोई कंडक्टर होता नहीं उसका रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन अगर हम जीरो कर पाए, आइडियल कंडीशन बना पाए, तो उसको सुपर कंडक्टर कैटेगरी में रख देते हैं, लेकिन वो किताबों में ही होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अपने पास ये इसी टाइप के सब्सटेंस जो मैंने अभी नाम दिया था वही है। अब देखो, जैसे अपन कंडक्टर्स की ही बात करें, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन वो इतने फ्री नहीं है तो वो अपने आप से जो है मेटल से या कंडक्टर से बाहर आना शुरू हो जाए, सब्सटेंस से बाहर आ जाए। वो फ्री है, लेकिन वो उसके अंदर ही घूमने के लिए फ्री है। अगर उन्हें बाहर लाना है, तो बाहर लाने के लिए तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी उनको। और मेटल से या कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको मेटल से या कंडक्टर से बाहर लाने के लिए, सब्सटेंस से बाहर लाने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। और वो एनर्जी देके हम कई तरीके से एनर्जी दे सकते हैं। जैसे एक तरीका शायद आपने सुना हो, नहीं तो सुनेंगे, अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे भी उसे, मॉडर्न फिजिक्स में। इसी 12th क्लास में ही एक एक प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें भी ऐसा ही होता है कि हाँ, फोटोन इंसिडेंट करा के, फोटोन या लाइट इंसिडेंट करा के हम कंडक्टर या मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी दे देते हैं, वो फिर बाहर आ जाते हैं। यानी कोई ना कोई एनर्जी देनी पड़ेगी तभी बाहर आएंगे, वो अपने आप से नहीं आते बाहर। तो फोटोन की एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं फोटोन की वजह से आ रहे हैं, इसलिए उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं, और उस प्रोसेस को नाम रख देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही एक और तरीका होता है, जैसे मेटल को गर्म कर दिया जाए, हीट कर दें अपन, और जैसे ही मेटल को गर्म करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो एनर्जी मिल जाएगी तो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को भी एक नाम दिया जाता है थर्मल एमिशन। ये भी थोड़ा सा अपना कहीं यूज होता है मॉडर्न फिजिक्स में ही। थर्मल एमिशन का प्रोसेस कहाँ यूज होगा वो वहीं आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर लाना है, तो हमें कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से उनको एनर्जी देनी पड़ती है, उससे वो बाहर आते हैं। सर तो वीडियो फिर ब्लर हो गई। नो सर। Yes, sir. नहीं हुई होगी। यस तो सर। आप अपनी साइड का नेटवर्क भी चेक कर लें एक बार। मेरे नो साइड सर, में तो नहीं बढ़िया नहीं चल आ रहा रही है, है। बढ़िया सिग्नल आ रहे हैं, स्पीड भी बढ़िया आ रही है, वाईफाई से कनेक्ट है, बढ़िया। आप अपनी साइड में थोड़ा सा चेक कर लें। सर हल्का सा ब्लर आ रहा है, लेकिन अगर जैसे डिक्टेट करके आप लिखाओगे तो उसमें परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, चलो ठीक है। तो अब देखो, ये जो मेथड है, फ्रिक्शन वाले मेथड से हमें बॉडीज को चार्ज करना है। तो उसमें देखो यही है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर ले जाने वाली कहानी है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप से इधर से उधर नहीं जाते, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अपने आप से नहीं जाएंगे। उनको जाने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी देखो हम फ्रिक्शन से दे देते हैं। फ्रिक्शन से देखो एनर्जी डेवलप होती है, हीट। जैसे अपन सर्दियों में, एक तरीका तो ये है कि हाथों को अपन सेकते हैं जनरली, है ना, तो गर्म हो जाते हैं यार। एक तरीका ये है कि हाथों को ऐसे रगड़ना शुरू कर देते हैं अपन, कई बार ज्यादा ठंड होती है तो, है ना। तो ऐसे रगड़ने से भी देखो, ये इन दोनों हाथों के जो दोनों सरफेस हैं इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव और रफ सरफेस है, ये रिलेटिव मोशन हो रहा है, रफ सरफेस है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसका वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन हीट में कन्वर्ट होता जा रहा है ना। और वो हीट में कन्वर्ट होके हाथों को गर्म कर रहा है। ये सिंपल सा प्रोसेस समझ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ हाथों को रगड़ने से आप ऐसा समझ सकते हो, फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप हुई है। तो हम देखो दो सब्सटेंस को जो न्यूट्रल हैं, सर ये तो थोड़े ही समय तक के लिए रहेगा ना चार्ज उन दोनों हाँ, बॉडी पे? क्यों रहेगा, खूब रहेगा। तो ये जैसे बॉडी 1 है और ये बॉडी 2, और दोनों अनचार्ज है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। अब हमने क्या किया, इनको पास लाए और दोनों को रगड़ दिया, ठीक है, दोनों को रब किया आपस में, रबिंग।
तो होगा क्या, देखो इनकी नेचर के हिसाब से इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्री भी हो सकते हैं, बाउंड भी हो सकते हैं। रगड़ने से तो जरूरी नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाए, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं। ये बॉडी 1 थी, बॉडी 2 है। तो होगा क्या, देखो जैसे ही हमने इन्हें रगड़ा, तो रगड़ने से क्या होगा कि हीट डेवलप होगी इन सरफेसेस, और जैसे हीट डेवलप होगी तो वो हीट एनर्जी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी उनको मिल जाएगी। अब उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इधर से उधर जा सकते हैं, उधर से उधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों में है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे इधर से उधर गए 150 इलेक्ट्रॉन्स और इससे इसमें आ गए 50, तो नेट मूवमेंट क्या हुआ, काम 100 दोनों हो गए। Hundred. हाँ 100 चले गए इधर से उधर नेट। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाए, उधर से इधर नहीं आए, काम दोनों ही चल रहे होंगे। ऐसा हो सकता है एक साइड से ज्यादा गए होंगे, एक साइड से कम, तो इससे उस पर चले गए 150 और उससे इस पर 50 ही आए, तो हम कह देंगे नेट 100 इलेक्ट्रॉन इससे उधर चले गए। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन यानी इससे ज्यादा जा रहे हैं तो इसलिए मैं देखो ऐसे बनाऊंगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के उधर गए, तो ये जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, रगड़ने के बाद इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए उधर, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई और इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब तक इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहीं और किसी दूसरे प्रोसेस से बाहर नहीं भेजेंगे, कहीं वो खत्म नहीं होंगे, किसी और बॉडी में नहीं जाएंगे, तब तक इस पर नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज बना रहेगा। ठीक है, वो तो हमेशा ही रहे जब तक इसे किसी न किसी तरीके से खत्म नहीं करेंगे। अगर इस पर और कहीं से और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो सकता है, या इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी और तरीके से मान लो अर्थ में चले गए या किसी ने पकड़ लिया उसके अंदर चले गए, तो वो खत्म हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, समझे? सर Yes, sir. हाँ Yes, sir. बोलो। सर चार्ज दोनों पे मिला के स्मॉल होगा ना, क्योंकि दोनों बॉडी तो ज्यादातर बराबर की हीट एब्जॉर्ब करेंगी, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो हाँ। चार्ज स्मॉल आएगा ना। तो ऐसी बॉडी क्यों लेंगे जो एक जैसे नेचर की होंगी, इस तरीके से चार्ज करेंगे, अगर एक जैसे नेचर की लेंगे तो चार्ज स्मॉल ही आएगा। तो अलग अलग नेचर की बॉडी लेंगे, ठीक है, जैसे ये इसकी नेचर अलग रखेंगे, इसकी नेचर अलग रखेंगे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल एक जैसी ले ली तो फिर तो 150 इससे चले गए, 150 इससे चले गए, या 150 इस पे गए और 160 उसमें चले गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे नेट, तो चार्ज तो कम ही आएगा उस केस में। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि इनकी नेचर अलग अलग रहे, एक जैसे सब्सटेंस की बनी ना हो। ये कॉपर ले लें, ये कॉपर ले लें, तब ऐसा करेंगे तो गड़बड़ होगी। ये प्लास्टिक और ये भी उसी टाइप की प्लास्टिक ले लेंगे तो गड़बड़ होगी। प्लास्टिक अगर ले रहे हैं तो अलग अलग नेचर की लेंगे, ऐसी कोशिश करें। ठीक है, तो फिर नेट मूवमेंट ज्यादा हो सकता है। और इस प्रोसेस में ठीक बात भी है, आप कितना भी रगड़ते रहो तो चार्ज आता है तो बहुत ज्यादा नहीं आता, ये बात तो सच है। इस प्रोसेस में जो चार्ज आएगा वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं आएगा, चार्ज का कम ही आता है। अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप हो गया तो फिर बहुत ज्यादा चार्ज भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी भी लॉस करनी पड़ेगी इन्हें रगड़ने में। तो कुल मिला के बात यह है, ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है वो बात वो अलग मैटर है, लेकिन चार्ज आ जरूर जाएगा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन से बॉडीज को कैसे चार्ज कर सकते हैं तो भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इस पे देखो एक सवाल बनता है छोटा सा। पहली बात तो ये है, अच्छा ये मत समझना मैंने कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों एक्सप्लेन किए हैं अभी, तो ये मत समझना कि इससे सिर्फ कंडक्टर्स में ही ऐसा होगा, इंसुलेटर्स में भी हो जाता है ऐसा। ठीक है, क्योंकि रगड़ने से जो हीट डेवलप हो रही है उससे जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थे, जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, वो भी एनर्जी ले लेते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, वो भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इस मेथड से कंडक्टर्स भी चार्ज हो सकते हैं और इंसुलेटर्स भी। और इसके कुछ प्रैक्टिकल डेली लाइफ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपने बचपन में सुने भी होंगे जरूर, याद हो किसी को बताए? सर वो स्केल वाला सुना था। हाँ स्केल वाला सुना होगा है ना, वो हेड पे तो रखकर मैग्नेट और आयरन वाला मोती इसको अटैक कर। कॉम्ब वाला तो सबने किया भी होगा है ना, ग्लास रॉड और सिल्क रॉड। बलून। हाँ हाँ बलून वाला, ये बहुत सारे इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, वो सब यही है।
है ना। कॉम वाला एग्जाम्पल भी देखा हो तो प्लास्टिक का बना इंसुलेटर है, वो उसे रगड़ते हैं, बालों से रगड़ देते हैं कई बार, है ना, तो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं ना उसकी तरफ। तो ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इससे इंसुलेटर भी चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से, और कंडक्टर्स भी चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चाहो तो लिख सकते हो इस बात को, एक बेसिक कंसेप्चुअल सवाल है। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स बोथ कैन बी चार्ज्ड बाय फ्रिक्शन। Insulators and conductors both can be charged by friction। दोनों चार्ज होंगे। तो एक तो बेसिक सवाल ये हो गया। दूसरा बेसिक सवाल देखो क्या है इसमें, जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इस मेथड से जो बॉडी चार्ज हुई है, जिसका बॉडी पॉजिटिव चार्ज आया है, उसका मास पहले था मान लो m1, इसका था m2। अब इस बॉडी का जो मास होगा वो m1 होगा या m1 से कुछ ज्यादा होगा या कुछ कम होगा? कम होगा। कम होगा। m1 माइनस डेल्टा m, डेल्टा m मतलब थोड़ा सा कम हो गया, m1 से कम हो गया। और इसका m2 ज्यादा होगा। प्लस डेल्टा, इसका बढ़ जाएगा। क्यों? उसका रीजन ये रहा, देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और हर इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन चले गए नेट, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होगा उतना कम हो जाएगा इसका, और इसका उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे जरा इस बात को भी, या डायग्राम में भी बना लो इस तरह से। द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, द मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी slightly decreases, the mass of positively charged body slightly decreases and negatively charged body slightly increases। बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत कम होता है। जानते होंगे शायद इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है Multiply किसी को? 10 power 10 9.1 into 10 raised to power minus 31. ये इतना इलेक्ट्रॉन का मास होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, बहुत छोटा मास होता है। तो इसलिए स्लाइटली वर्ड यूज हो रहा है। मैथमेटिकली तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा, कह देंगे उतना ही, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमें ये बोलना पड़ेगा कि इसका मास थोड़ा सा कम हो गया, इसका थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इधर से उधर, n नेट, तो डेल्टा m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये रहा n इलेक्ट्रॉन नेट ट्रांसफर हुए, नेट का मतलब कुछ इससे इधर से इधर गए, कुछ उधर से उधर गए, तो नेट कितने गए इधर से इधर, वो है n। ठीक है, तो अब देखो इस पे ये जरूर है कि इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी इस पे प्लस क्यू, चार्ज को जनरली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस पे आएगा माइनस क्यू। तो इस क्यू की वैल्यू भी देखो लिख सकते हैं हम, क्यू एन इंटू ई। देखो जरा ध्यान से, एन इलेक्ट्रॉन और ई वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितना था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम एलिमेंट्री चार्ज। तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे कितना नेगेटिव चार्ज आया वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाई ई से। n कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए और E एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इस पे पॉजिटिव आएगा, उस पे नेगेटिव, वो तो हमें पता है। तो ये एक मेथड होता है फ्रिक्शन से बॉडीज को चार्ज करने का, जरूर ये जाएगा। पता होना चाहिए। हाँ चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में जाएगा ना, इंटीजर जैसे 1 2 3, हाँ कभी हाफ। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब ये चीज लिखी जाएगी। आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, है ना, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऐसे ही इंटीजर वैल्यू में ट्रांसफर होगा, इसी को क्वांटाइज्ड कहते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो चार्ज की जब प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी अभी, इसके बाद पहले बॉडीज को चार्ज कर लें, फिर चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी लिखेंगे। ठीक है, हाँ
तो ये हो गया पहला मेथड, और ये पता होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा यूज इसका होता नहीं। ठीक है? बाकी जो दो मेथड और हैं, तो दो मेथड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अभी यहाँ बस, लेकिन उनकी डिटेल स्टडी आगे, एक तो इसी चैप्टर में भी आएगा और फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में वो दोनों मेथड डिटेल में स्टडी भी किए जाएंगे, काफ़ी यूज होगा। अभी तो ये मान लेना उन दोनों मेथड का जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे अपन कि ये ऐसा कुछ होता है, लेकिन उनको डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं आगे, ये भी सही बात है। दूसरा मेथड है अपना और उसका नाम लिख रहा हूँ। ये जो पहला मेथड है इसका तो बहुत ज़्यादा यूज आगे नहीं होना फिजिक्स में, लेकिन इन दोनों मेथड का काफ़ी यूज होने वाला है। बाय इंडक्शन। इंडक्शन देखो क्या होता है, उसे समझते हैं पहले डायग्राम से। इंडक्शन मेथड, सबसे पहली बात यह है कि इस मेथड से हम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिंग बॉडीज को, कंडक्टर्स को, मेटल्स को ही चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर्स इस मेथड से चार्ज नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात तो यही लिख लो इसमें, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन। पहला सवाल तो इसमें यही बनता है, और उसका जवाब ये है कि सिर्फ कंडक्टर्स या मेटल्स ही इस मेथड से चार्ज होते हैं, यानी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस मेथड से चार्ज किए जा सकते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जो इंसुलेटर्स होते हैं, वो इस मेथड से चार्ज नहीं हो सकते। क्यों? देखो, वो इस मेथड को समझेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे अपने पास एक बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग अनचार्ज्ड बॉडी थी, इसके पर कोई चार्ज नहीं था, कंडक्टिंग बॉडी अनचार्ज। कंडक्टिंग का मतलब इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बना दिया इस तरह के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना देते, एक सर्कल बना देते, उसमें नेगेटिव साइन लगा देते। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टिंग बॉडी जो अनचार्ज है अभी, इसमें कोई चार्ज नहीं है, यानी इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं हर जगह, तो ये बॉडी पूरी न्यूट्रल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास एक दूसरी बॉडी ले आता हूँ, ये चार्ज बॉडी है, इस पर कैसा भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी मैं फॉर एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ, ये चार्ज बॉडी है, ये ऑलरेडी चार्ज है, किसी तरीके से हमने इसको चार्ज कर लिया, चार्ज बॉडी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इस कंडक्टिंग बॉडी के पास लाए जिसपे अपना कोई टोटल चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, देखो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री मतलब वो इतने फ्री हैं कि इसके अंदर, यानी मेटल के अंदर ही उधर उधर घूम सकते हैं अगर मौका मिलेगा तो होगा क्या, देखो अभी हम पढ़ने भी वाले हैं, लेकिन इतना आप पहले से भी जानते होंगे छोटी क्लासेस के हिसाब से कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होते हैं। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन को या इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मानते हैं इस बात को? यस सर। भाई हाँ, तो होगा क्या, देखो इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब के सब ऐसे मूव करना शुरू होंगे इधर, ठीक है, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये बॉडी से बाहर आ जाए, इस बॉडी के अंदर ही ये मूव कर जाएंगे इधर, और इस वाले सरफेस पे, यानी इस वाले पार्ट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे ये। और यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, पहले क्या था, देखो जब ये बॉडी नहीं थी तो इस बॉडी के अंदर हर जगह पे जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ थे इस पार्ट पे, तो ये पार्ट न्यूट्रल था। लेकिन अब देखो प्रोटॉन तो उतनी संख्या में है अभी भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जमा हो गए यहाँ के, तो ये पोर्शन इस बॉडी का, ये वाला सरफेस या ये वाला पार्ट नेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सही बात पकड़ में? यस सर। यस और इस वाले पोर्शन से देखो, इस वाले पोर्शन से इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन प्रोटॉन तो वहीं की वही है फिक्स, वो तो कहीं जाते नहीं,
तो इस वाले पोर्शन पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बात पकड़ में आई कि नहीं? सर अच्छा, पॉजिटिव की बात समझ हाँ। नहीं आ रही। पॉजिटिव की बात तो कुछ बताया ही नहीं मैं। पॉजिटिव चार्ज आया है यहाँ, क्यों आया है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ कम हो गई है और प्रोटॉन की संख्या उतनी है, तो प्रोटॉन ज्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है इस पोर्शन पे। और प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो वही तो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों भाई? यस सर। हाँ। तो अब देखो, इसी प्रोसेस को, यानी एक चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के पास लाने से ये अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी का एक पोर्शन नेगेटिवली चार्ज होता है, एक पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, इस चार्ज का नाम होता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज ये कितना आता है, कैसे आता है, ये पूरी डिटेल में स्टडी आगे इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ये खूब यूज होगा। लेकिन ये होता कब है वो देखो, मैं फिर से कह देता हूँ, एक अनचार्ज कंडक्टिंग होना चाहिए। देखो वो समझ ही गए होंगे, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो मूव भी नहीं करेंगे। मान लो इंसुलेटर है ये, तो इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो खूब सारे होंगे, लेकिन वो बाउंड होंगे, फ्री नहीं होंगे। बाउंड अपनी जगह पे फिक्स है, वो चल नहीं सकते, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इंडक्शन इंड्यूस चार्ज आएगा ही नहीं। और इंड्यूस चार्ज नहीं आएगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा जिसको हम इंडक्शन कह रहे हैं। तो इंडक्शन वाले मेथड से हम क्या कर लेते हैं कि एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज, जैसे अभी तो इसे पॉजिटिव लिया था, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, उधर पॉजिटिव। लेकिन अगर इसे नेगेटिव ले लेता मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को उधर भगा देता ये, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता। तो दोनों केस हो सकते हैं। तो इस इंडक्शन वाले मेथड से हम देखो कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर देखो आप कंपेयर करें पिछले वाले मेथड से इससे, तो ये बॉडी जो टोटल बॉडी है, ध्यान दो, टोटल बॉडी पे तो कोई चार्ज नहीं आया शायद अभी, है ना? यस सर। बॉडी पे टोटल चार्ज तो अभी भी 0 है, और इसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरी साइड चले गए, लेकिन बाहर थोड़ी गए, ये विद इन द बॉडी। यानी पहले वाले मेथड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, लेकिन ये शिफ्ट हो गए, विद इन द बॉडी शिफ्ट हो गए एक पार्ट से दूसरे पार्ट। तो क्या इस बॉडी के मास पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। मास वही रहेगा, इसका टोटल चार्ज अभी भी 0 ही रहेगा, पहले अनचार्ज थी अभी भी, लेकिन इसके कुछ पार्ट नेगेटिव चार्ज हो गए, कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट्स को अगर हमें चार्ज करना हो तो ये इंडक्शन मेथड यूज होता है। अब आगे तो देखो अपन ऐसा किया करेंगे, आगे जब और डिटेल में स्टडी होगा, मान लो किसी तरीके से हमारे पास होते हैं इस तरीके, हम किसी तरीके से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जमा हुए हैं उनको यहाँ से निकाल दें, किसी तरीके से यहाँ से निकाल के कोई ऐसा रास्ता बना दें कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जो जमा हुए थे यहाँ से भाग जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागे तो फिर तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ऐसा काम भी आगे हुआ करेगा, लेकिन अभी हम इतना ही सीखेंगे इसे। एक चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी रख दी जाती है, तो उसके दोनों सरफेस पे या दोनों पार्ट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, उनको इंड्यूस चार्ज कहते हैं, और इस प्रोसेस को इंडक्शन नाम दिया जाता है। ठीक है, तो बना लें जरा डायग्राम। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं समझने के, जो पहला तो हमने लिख लिया, पहला पॉइंट तो यही था कि सिर्फ कंडक्टर्स ही चार्ज हो सकते हैं इससे। दूसरा पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो, नो चेंज इन मास। सर वीडियो ब्लर और आ रही है, डायग्राम समझ नहीं आ रहा। वीडियो बना रहा सही आ रही है। नेटवर्क थोड़ा सा सही रखा करो यार अपनी साइड पे।
अभी देख लिया क्या? सब सही यस आ सर रही है क्लियर है। सर, क्लियर है पूरा। तो अब बना लो डायग्राम। और कुछ पॉइंट इसके बता रहा था। नो चेंज इन मास, ये लिख सकते हैं, नो चेंज इन मास। और इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द बॉडी, शिफ्टिंग हो रही है अंदर ही, बॉडी के अंदर ही शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। तो वो तो लिख लिया था, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज। बाकी ये देखो अभी हमने इसे इंट्रोड्यूस ही किया इंडक्शन मेथड को, बाकी डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं आगे। काफ़ी आएगा ना, कितना इंड्यूस चार्ज आया करेगा, इसकी कैलकुलेशन भी किया करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज की बॉडी पे, इस पे कितना नेगेटिव आ गया, कितना पॉजिटिव आ गया, है ना, ये सब काम भी होंगे। और ऐसा काम भी होगा जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गए, तो इनको किसी तरीके से हम यहाँ से हटा दिया करेंगे, तो बॉडी पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाया करेगा। तो इस तरह के काम भी आगे होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने इस मेथड को बस इंट्रोड्यूस किया है, तो बॉडीज को चार्ज करने का एक ये मेथड भी होता है। और तीसरा मेथड भी हम जस्ट इंट्रोड्यूस ही करेंगे, ये उसको भी डिटेल स्टडी तो उसकी फिर आगे होगी ही। तो तीसरा मेथड आप लिख सकते हैं, तीसरे मेथड का नाम है बाई कंडक्शन। इसमें भी कंडक्टर्स ही चार्ज होते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है, बाई कंडक्शन। इसमें भी आप चाहो तो सबसे पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड, सिर्फ कंडक्टर्स ही चार्ज किए जा सकते हैं इस मेथड से। होता क्या है देखो, ये जैसे हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, मान लो किसी भी शेप साइज की हो सकती है, चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, अभी लिखवा भी दूंगा, चार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी। और एक है हमारे पास अनचार्ज्ड कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। अब इस चार्ज कंडक्ट, इस पर कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। इस चार्ज वाली बॉडी को इस अनचार्ज वाली बॉडी से कनेक्ट करना होता है हमें एक वायर से। और देखो वायर को ऐसे बनाया जाता है, ये इस तरह का सिंबल होता है स्विच का, जिसको हम एस कहते हैं। तो अभी ये स्विच ओपन है, जैसे इसे यहाँ से, जैसे ये वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, अभी ये वायर ऐसे पड़ा था, इसको जैसे यहाँ से उठा के इससे कनेक्ट कर देंगे तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अभी तो ये स्विच ओपन है, लेकिन जैसे इसको क्लोज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर, ये वायर भी कंडक्टिंग होना चाहिए, सब कंडक्टिंग है इसमें। तो जैसे चार्ज्ड बॉडी को एक अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी से कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, इस चार्ज्ड बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ इस कंडक्टिंग वायर में होके चार्ज फ्लो होगा। और ये कब तक फ्लो होता रहेगा? तो जब तक ये चार्ज बॉडी जब तक बराबर ना हो जाए दोनों में। बराबर ना हो जाए दोनों तरफ। सर दोनों की पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता जब तक। हाँ यही है, कुछ लोग चार्ज बराबर कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं खैर इसको, लेकिन कुछ लोग हो सकता है पहले भी पढ़ चुके हों, तो वो सही बोल रहे हैं, पोटेंशियल बराबर होते हैं ना कि चार्ज, ठीक है। पोटेंशियल क्या चीज़ होती है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे, वो मैंने पहले ही कहा था, अभी इनको इंट्रोड्यूस करना है बस हमें, बाकी डिटेल स्टडी तो होगी। जैसे ये देखो वही है
आपने शायद छोटी क्लास में ओम्स लॉ तो पढ़ा होगा, V इक्वल टू आई आर, पढ़ा है ओम्स लॉ? Yes, sir. हाँ, तो ओम्स लॉ देखो यही होता है कि कोई भी कंडक्टिंग वायर है उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, यानी उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल अलग अलग कर दें। तो अभी आप ऐसा समझ लो कि ये जो चार्ज्ड बॉडी है इसका कुछ पोटेंशियल होगा और ये अनचार्ज्ड बॉडी है इसका पोटेंशियल है 0, तो इसका V पोटेंशियल है और इसका 0 है। और जैसे ही इस वायर से कनेक्ट किया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिफरेंस मतलब दोनों का डिफरेंस, तो चार्ज फ्लो होगा चार्ज से अनचार्ज की तरफ, और ये तब तक होता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल बराबर हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो करंट 0 हो जाएगी। करंट मतलब चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। चार्ज फ्लो खत्म हो जाएगा, चार्ज फ्लो मतलब चार्ज का मूव होना बंद हो जाएगा। अब पोटेंशियल क्या होता है, कैसे बराबर होंगे, इससे उधर कितना चार्ज जाएगा, पहले इस पे इतना था बाद में कितना होगा, वो सब डिटेल में स्टडी होने वाली है। अभी तो इस कंडक्शन मेथड को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बस कि ये होता क्या है, तो वो आप डायग्राम बना लें और इसको लिखते हैं प्रॉपर। बस डेफिनेशन लिखा रहा हूँ अभी मैं, बाकी डिटेल स्टडी इसकी होने वाली है, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो चित्र बना लें और लिखें जरा। तो ये भी देखो चार्जिंग का एक मेथड हो गया। ये बॉडी पहले अनचार्ज थी और जैसे इसे चार्ज बॉडी से कंडक्टिंग वायर की हेल्प से कनेक्ट करेंगे तो इधर से उधर चार्ज फ्लो होकर चला जाएगा, कुछ इससे कम हो जाएगा इसको। और ये तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर, चार्ज तो अलग अलग हो सकते हैं फाइनली, लेकिन पोटेंशियल बराबर होना पड़ेगा तब जाके रुकेगा चार्ज फ्लो। तो लिखें, डायग्राम बना ही लिया होगा। इफ Yes, sir. चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, हाँ ठीक है, तो लिखो इफ a charged conducting body connected to if a charged conducting body is connected to an uncharged conducting body, if a charged conducting body is connected to an uncharged conducting body by a conducting wire, by a conducting wire, then the charge will flow from charged body to uncharged body. Charge will flow from charged body to uncharged body until the potential of both bodies becomes equal. Until the potential of both bodies becomes equal. फुल स्टॉप लगा लो और लिख लें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है कंडक्शन। अब देखो ये तो बेसिक लेवल पे मैंने डिफाइन कर दिया, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो क्या क्या चेंज हो सकते हैं। देखो अभी तो चार्जिंग वाला प्रोसेस बता रहा था मैंने, इसलिए इसे अनचार्ज बॉडी लिया था, उसे चार्ज लिया था। लेकिन हम देखो आगे जब इसे डिटेल स्टडी करेंगे, जब सवाल कर रहे होंगे, तब ये दोनों भी चार्ज हो सकती है। जैसे ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, लेकिन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, तो भी चार्ज फ्लो हो जाएगा एक से दूसरी बॉडी तक। और ये तब तक होता रहेगा जब दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो। एक का चार्ज बढ़ जाएगा, एक का घट जाएगा, बस इतना हो। तो इन जनरल इसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे चल के। ऐसा जरूरी नहीं है कि, अच्छा ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों अनचार्ज हो, फिर तो दिक्कत आएगी। इसका भी पोटेंशियल नहीं, इसका भी पोटेंशियल नहीं, फिर चार्ज फ्लो नहीं होगा। एक चार्ज एक अनचार्ज हो सकती है और दोनों चार्ज भी हो सकती हैं, ठीक है। एक का कम हो जाएगा, एक का बढ़ जाएगा। और भी देखो और भी क्या क्या चेंजेस होंगे फिर आगे चल के। जैसे अभी तो हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तब ऐसा हुआ। हम ये कंडक्टिंग वायर हटा दें, हम क्या करें, इस चार्ज्ड बॉडी और ये अनचार्ज्ड बॉडी दोनों को बस टच करा दें और फिर दूर कर दें।
तब भी ऐसा हो जाएगा। इन जैसे टच कराएंगे तो भी एक से दूसरे पे चार्ज चला जाएगा और तब तक होता रहेगा जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा। तो टच कराना भी एक ही मतलब है इसका। टच कराने का मतलब ये जो वायर है इसकी लेंथ छोटी कर दो, छोटी कर दो तो ये नजदीक आते जाएंगे, और इस वायर की लेंथ लगभग लगभग 0 कर दो तो टच हो ही तो गई। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, तो कंडक्टिंग बॉडीज को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करना या दोनों को टच करा देना, मतलब दोनों का एक ही है। तो इस तरह की चीजें आगे फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 3 जनरल मेथड होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। और पहला तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें तो वही उसी तरह के सवाल बन जाते हैं। दोनों ये जो बाकी दोनों मेथड हैं ये डिटेल में स्टडी हम करेंगे ये आगे। ठीक है, तो आज तो चैप्टर जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ है। नेक्स्ट क्लास से फिर इसके फॉर्मूले वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे, सवाल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाली जो सीट है उसे फटाफट से कंप्लीट करके बता दो मुझे और फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दी होगी कई लोगों ने और कंप्लीट भी करने को ही होंगे शायद। कोई है जिसकी लगभग लगभग खत्म होने वाली हो सीट? सर एडवांस के 3 क्वेश्चन रह गए बस। अच्छा ठीक है, करो जल्दी से फिर अपन उसका डिस्कशन वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर Thank you. नेक्स्ट क्लास में। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके, हाँ सर डीपीपी सॉल्व करने की कुछ हाँ, डीपीपीज हैं आपके पास, मिल गई है क्या? सर है, बट उसमें केटीजी थर्मोडायनेमिक सरफेस टेंशन के क्वेश्चन जाता है। नहीं, हमने कोई बात नहीं, वो मिल गई हो तो मैं उसमें से बताऊंगा कि कौन सी डीपीपी आपको अभी अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि ये करनी है पहले। ठीक है, जिसमें ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले सवाल जहाँ से स्टार्ट हो गए होंगे वहां से करेंगे अपन। ठीक है, यस। हाँ चलो मिलते हैं फिर।